नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पीटीज आईएएस एकेडमी और पीटी एजुकेशन में स्वागत है। मैं हूं संदीप मानुधने। आज हमारे सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पर एक डेडिकेटेड सेशन लेकर हाजिर हैं। 15 मिनट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातों पर चर्चा होगी। आई होप दिस हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन इन वेरियस वेज। इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, I invite all of you to the best course available at the most affordable and very interesting option, UPSC Power Pack, जिसमें 150 सेशंस में मैं पूरे कोर्स का क्रक्स आपको पढ़ाता हूं। 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, लाइव हैं सारे सेशंस। फिलहाल हमारी फर्स्ट साइकिल चल रही है, सुबह 6:30 से 8:30 की क्लास होती है। आगे बढ़िए और आज के आज एनरोल कीजिए। दिस इज अ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। इससे बेहतर वैल्यू फॉर मनी आपको मिल ही नहीं सकती। गो अहेड एंड एनरोल, नीचे लिंक दी है। 7 महीने आप जुड़े रहेंगे, पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। यू कैन ज्वाइन एनी डे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इनोवेटिव कोर्स। आज का काम शुरू करते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट पर बात करेंगे। जब हम भारत में डेमोक्रेसी और स्टेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे भारत में बेसिकली न केवल 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उसके अलावा 3 सपोर्टिंग पिलर और 2 फाउंडेशनल पिलर्स भी हैं, मीडिया एंड सिटीजनरी। प्यारे साथियों, भारत के आधुनिक रिपब्लिक के निर्माण में, संविधान के निर्माण में चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था बनाई गई, जिसमें यह कहा गया लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका उन कानूनों का पालन करवाएगी, इंप्लीमेंटेशन करवाएगी, और इसका बॉस होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाली सरकार और राज्यों में चीफ मिनिस्टर वाली सरकार, और जुडिशरी कानूनों का इंटरप्रिटेशन करेगी, और एक बैलेंस बना रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। इन सब को चेक में रखने के लिए 4th पिलर यानी कि मीडिया। अब मीडिया के रोल पर भी काफ़ी सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेक है वो है सिटीजनरी। आप और हम, अगर हम अवेयर हैं, अपने हक जानते हैं, सवाल पूछते हैं, तो सारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट सही काम करते हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग ऑर्गन्स भी होते हैं। ये जो पूरा ढांचा है, इसे जब आप समझते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको सुप्रीम कोर्ट का रोल बेहतर समझ में आने लगता है। क्षमा चाहता हूं। यतो धर्मस्ततो जय के इस मिशन स्टेटमेंट के साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट 1950 में अस्तित्व में आया, जिसके पहले से बहुत सारे हाई कोर्ट भारत में कार्य कर रहे थे। इसलिए संविधान ने जब इनके ज्यूरिसडिक्शंस का यानी अधिकारिता क्षेत्रों का या क्षेत्राधिकार का बंटवारा किया, तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस काफ़ी बारीकी से डिफाइन हुए। हाई कोर्ट्स के केस में अंग्रेज़ों के समय से ही बने हुए बहुत सारे कानून थे जो वैसे के वैसे कैरी ओवर हो गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल बिल्डिंग था, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हुआ सेंट्रल पार्लियामेंट के हॉल से निकलकर, और अब एक एडिशनल बिल्डिंग और बन चुकी है। यतो धर्मस् ततो जय। कमेंट में बताइएगा उसका अर्थ क्या है। ये इनका नया कॉम्प्लेक्स है। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, वर्कलोड बढ़ रहा है, और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करते समय प्यारे साथियों, इनके ज्यूरिसडिक्शंस पर काफ़ी चर्चा होती है। ये सब चीज़ें हम अपने कोर्स में बहुत गहराई में पढ़ाते हैं। आप ज़रूर कोर्स को कंसिडर करें और एनरोल करें। जो ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं सरलता से। सुप्रीम कोर्ट का बेसिक काम है, जो सबसे ओरिजिनल उसका काम है, जिसको हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कह सकते हैं, कि वो प्योरली फेडरल इन नेचर है, और स्टेट्स और सेंटर के बीच के झगड़ों को निपटाना या स्टेट्स के बीच के झगड़ों को निपटाना वो भारत में दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो अगर केरल ने केंद्र सरकार के खिलाफ जीएसटी के मामले में शिकायत दर्ज कराई, केस किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में किया। तो सुप्रीम कोर्ट इज दैट फाइनल प्लेटफॉर्म वेयर ऑल दीज फेडरल बैटल्स आर फॉट एंड लॉस्ट और वन। तो उससे एक पूरी लैंग्वेज सेट होती है। उसी तरह उसका एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 32 अभी आगे आ रहा है, एडवाइजरी, प्रेसिडेंट उससे एडवाइस ले सकते हैं। ये सब आप आराम से पढ़िएगा पॉज करके। रिवाइजरी अपने खुद के डिसीजंस को भी स्टेरी डिसाइसिस से अलग जाके वो रिवाइज कर सकता है। एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो है ही। भाई, संविधान का अंतिम संरक्षक कौन? भारत का सुप्रीम कोर्ट ही होगा ना। हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे ब्यूरोक्रेट्स, उनकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। पॉलिटिशियंस की मजबूरी है चुनाव को जीतना, उसके लिए वो सब हथकंडे अपनाते हैं, कई बार असंवैधानिक कृत्यों में लीन हो जाते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पूरी मशीनरी जो है वो कई बार पॉलिटिशियंस के दबाव तले आकर हाँ में हाँ मिलाने लगती है। तो फिर बचा कौन? बची तो जुडिशरी।
और इसलिए कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट आवश्यक होती है। प्यारे साथियों, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना संविधान सभा में बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ेंगे, संविधान सभा की डिबेट्स, तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग उसमें थे, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें होती थीं। सारी की सारी डिबेट सरकारी साइटों पर उपलब्ध है, आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं। आपको उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे ऐसे इनपुट्स मिलेंगे कि दुनिया भर में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस कैसे सुनिश्चित की गई। भारत में हमारी हायर जुडिशरी, दो तरह की जुडिशरीज हैं, हालांकि स्केलर चेन ऑफ कमांड ही है, यूनिटरी है, फेडरल नहीं है अमेरिका के जैसे। तो भारत में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और उसके बाद पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो कि ट्रायल कोर्ट का सिस्टम है। एक पूरा का पूरा यूनिटरी चेन ऑफ कमांड है। तो जो हायर जुडिशरी है, आप उसको स्वतंत्रता कैसे देंगे? सीधी सी बात है, अगर जजेस की नियुक्ति में स्वतंत्रता होगी, इन द सेंस की पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, जजेस को नौकरी से हटाना यानी उसके पद से हटाना, वो प्रक्रिया बहुत कठिन होगी, तो स्वतंत्रता आएगी। और इस तरह की 6 तरीकों से हमने स्वतंत्रता सुनिश्चित की है हमारे संविधान में। वो 6 तरीके आपके सामने हैं। मैं एकदम बारीकियों में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये जो सीरीज मैंने आपके लिए लाई है, आप ही लोगों के अलग अलग तरीके से लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो हम ला रहे हैं। ऐसा हम 15 मिनट का आपको नॉलेज कैप्सूल देते चलेंगे। ब्रॉडली आपका बहुत अच्छा ओरिएंटेशन होगा, एंड आई रियली होप दैट इट हेल्प्स यू प्राइम फॉर दिस सेशन। और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे कोर्स को आज के आज ज्वाइन कीजिए। इट इज़ इंडियाज मोस्ट इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल कोर्स। 7-7 महीने की साइकिल्स रहेंगी। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंस होना बहुत आवश्यक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पूरा रिक्रूटमेंट का सिस्टम सबऑर्डिनेट जुडिशरी के रिक्रूटमेंट के सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट, जो कि सिविल और क्रिमिनल साइड पर होते हैं रिस्पेक्टिवली, इनमें हायरिंग स्टेट लेवल पर होती है। हर स्टेट की अपनी जुडिशियल एग्जाम्स होती हैं, आप में से कईयों ने शायद अपीयर भी किए होंगे। लेकिन ऐसी कोई जुडिशियल एग्जाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होती। वहां पर जो चयन की प्रक्रिया है वो एग्जिस्टिंग लॉट में से होती है, वहीं से प्रमोट होकर ऊपर आते हैं और कॉलेजियम सिस्टम से वो पूरा काम चलता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। सरकार एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाने की भी बात कर रही है। क्या वो विचार अच्छा होगा, नहीं होगा, बताइएगा। पैंडेमिक जब आया तो भारत में जस्टिस डिलीवरी की प्रक्रिया में बहुत दिक्कत आने लग गई। वैसे ही हम जानते हैं कि करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट में 70,000, हाई कोर्ट्स में कुछ लाख, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में 3 करोड़ से ज़्यादा। पैंडेमिक में तो ताले लग गए, सब बंद हो गया। इसलिए भारत में डिजिटल जस्टिस यानी वर्चुअल कोर्ट्स ये आ गए, और बहुत अच्छी बात है कि वो आया। और आज एक बहुत बड़ा डिबेट ये है कि वेदर वर्चुअल कोर्ट्स आर अ गुड आइडिया और दे आर अ बैड आइडिया, और वो प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये सेशन विशेष तौर पर यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, सिविल सर्विस वालों के लिए है। वर्चुअल कोर्ट्स एक अच्छा विचार हैं या नहीं, उनके प्लसेस क्या हैं, उनके माइनस क्या है, इसके ऊपर सवाल बिल्कुल बन सकता है। प्यारे साथियों, जो क्वालिफिकेशंस होती हैं जज के लिए अपॉइंट होने की, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो बैकग्राउंड आपका है और जो एक जुडिशरी का बैकग्राउंड आपका, या तो आप नीचे के कोर्ट्स में इतने सालों तक जज रहे हैं, या बार में रहे हैं और टॉप लेवल के वकील रहे हैं, या एमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं, बहुत सारा डिस्क्रिशन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई रिटन एग्जाम तो हो नहीं रही है। तो हायर जुडिशरी में देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन इन्वॉल्व इन हु रीचेस द टॉप पोजीशन। और इसके जैसे मैंने कहा, इसमें डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन, ये सारे इश्यूज अब 2022, 23, 24 के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। CJ रमना साहब ने अभी काफ़ी सारे जजेस का अपॉइंटमेंट करवा के रिक्तियों को तो भर दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने स्वयं डाइवर्सिटी के ऊपर यानी डाइवर्सिटी विविधता पे एक अच्छी डिबेट को जन्म भी दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि इतनी ताकत है और संविधान ने उसको बोला है कि तुम बिल्कुल फाइनल जस्टिस देने तक तुमको ताकत है, और पूरी सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तुम्हारे साथ खड़ी होगी तुम्हारे निर्णयों को लागू करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समाज के सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी क्षेत्रों का और मेल फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो इसके बारे में मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, और कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को बढ़ाना अब बहुत आवश्यक है। डॉक्टर आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने भाषणों में
फाइनली जब कुछ क्लोज हो गया था तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भाषण जो दिए उसके कुछ अंश मैंने 3 वार्निंग के रूप में यहाँ पर रखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जो 3 वार्निंग्स थी उसका जो पूरा का पूरा अक्स है, जो उसका समराइज्ड फॉर्मेट है, उसका जो जूस है, वो बेसिकली ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आ गई, अच्छी बात है, 1 मैन 1 वोट, एंड दैट इज़ वेरी गुड, और भारत के लिए एक इतिहास से ब्रेक की बात है। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी का भारत में संपूर्ण अभाव है। और अगर भारत में, क्योंकि ग्रेडेड हायरार्की का सिस्टम है, अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं आती है तो देर सवेर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी खतरे में पड़ सकती है। बड़े अच्छे इनके भाषण हैं और कहना होगा कि बहुत ही विजनरी व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारी समस्याएं उस वक्त देखी थी जो समय के साथ देश में आई भी, उनको सुलझाया भी गया है। इंडिया इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग द मोस्ट ट्रिकी और रादर द ट्रिकीएस्ट ऑफ हर प्रॉब्लम्स, बट वी स्टिल नीड टू गो अ वेरी लॉन्ग वे। कहने का मतलब ये है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पे केस की पेंडेंसी मिल जाती है। ये ऑनलाइन साइट है, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की केस पेंडेंसी आपको यहाँ लगभग 70,000 केसेस की मिलेगी। दुनिया में जो सुप्रीम जुडिशरी होती है नॉर्मली वहाँ केस पेंडेंसी 0 के आसपास चलती है, लेकिन फिर वो डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, क्योंकि इसका एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे दूसरे मामलों में उलझा हुआ है कि उसके पास समय ही नहीं है मेन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को सुलझाने का, ऐसा कई बार लगने लगता है। हाई कोर्ट में आप देखेंगे तो इतने लाख केसेस आज की तारीख में पेंडिंग है। इसीलिए चीफ जस्टिस हों या बाकी के जजेस हों, वो सब लगातार इस बारे में बात करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल फंडिंग मिले, पेंडिंग जजेस की सारे पोस्ट की भर्ती हो जाए। अभी 100 से ज़्यादा तो हाई कोर्ट में ही पेंडिंग चल रहे हैं। तो जब तक वैसा नहीं होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो करोड़ों केसेस हैं, तब तक ये पेंडेंसीज खत्म नहीं होंगी। प्यारे साथियों, तो क्षमा चाहता हूं, यहां का फॉन्ट थोड़ा सा बिगड़ गया, अगली क्लास में ठीक कर लेंगे। जो पार्ट नंबर 5 है, द यूनियन, जिसकी हम बात करते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 52 से 151 में पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन किया गया। ये तो हो गई हमारी पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट प्लस द लोकसभा प्लस द राज्यसभा, टुगेदर द 3 एंटिटीज मेकअप द पार्लियामेंट। और यूनियन जुडिशरी की अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 से 147 का, तो ये सारे के सारे अनुच्छेद हैं जो हमारे यूनियन जुडिशरी को परिभाषित करते हैं। संविधान में इनेबलिंग प्रोविजन होते हैं, उसके बाद ही आगे का काम होता है। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में इनके जुरिस्डिक्शंस के बारे में बताया था। इतना वास्ट काम है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। प्रैक्टिकली भारत में कोई भी आदमी रोता है तो जैसे जॉली एलएलबी में बोला, आई विल सी यू इन कोर्ट, तो लिटरली यू कैन सी द अदर पर्सन, यानी मैं तुझे देख लूंगा कोर्ट में ऑन ऑल दीज थिंग्स। और ये सारी चीज़ों की वजह से 70,000 केसेस की पेंडेंसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट संघर्ष कर रहा है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूं। तो प्यारे साथियों, जब हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में काम कर रहा है, तो बस 1 सेकंड में वापस आते हैं उसके ऊपर। ये आपके सारे के सारे जुरिस्डिक्शंस हैं। रिट जुरिस्डिक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। आपको और मुझे भाग 3 में अनुच्छेद 32 में जो एक प्रोटेक्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, संवैधानिक उपचारों का, कि भाग 3 में प्रदत्त संवैधानिक अधिकार बचाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 में आप सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, मुझे बचा लो। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहब जो बोलते थे, समझ में आया आपको? और ये है वो 5 रिट्स जो जारी की जा सकती हैं। सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है। हेबियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, को वारंटो हो, प्रोहिबिशन हो, सर्चररी हो, ये सब अपना अपना काम करते हैं और आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये हमने हमारे कोर्स में डिटेल में कवर किया है। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स ही हैं, मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूं। और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 होता है। कुछ बड़े अच्छे केसेस हैं कि किस प्रकार गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। समझ में आया आपको? ये मैंने आपके लिए रेफरेंस में दिया है, आप आराम से सेशन को पॉज करके ये 5 केसेस को पढ़ के देख सकते हैं, जब 2018 में एक साथ ऐसा हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे फिर आगे एक डेडिकेटेड सेशन लाएंगे। आज आपको हम ये बताएं, जो हमने क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया, वो कौन से 22 फीचर्स हैं जो हमारे संविधान का मौलिक ढांचा तैयार करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये चीज़ तो संविधान में परिभाषित नहीं है, ये कहाँ से आ गई? तो जब इन सवालों में आप उतरते हैं तो आपको पूरा इतिहास दिखाई देता है कि अच्छा, ये जो BSD डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस ओरिएंटेशन क्लास में आपको मज़ा आया।
सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी खबरें अखबारों में आती रहती हैं। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, अच्छा लिटरेचर और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथियों, ये सब आज 15 मिनट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कल मैं आपके लिए अगला सेशन लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका मैं स्वागत करता हूं पीटीज आईएएस एकेडमी के पावर पैक कोर्स में। बहुत प्यारा कोर्स है, 7 महीने की साइकिल रहती है। पहली साइकिल 1 नवंबर से शुरू हुई, आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक नीचे दी है। भारत का सबसे इनोवेटिव और अफोर्डेबल कोर्स है, वेरी हाई क्वालिटी टीचिंग, पूरी क्लासेस मैं लेता हूं। आइए आज के आज जुड़िए और यहां से आगे पूरी 7 महीने की साइकिल कीजिए। जितना अभी तक पढ़ा है वो भी आर्काइव में मिलता है। तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस सेशन ऑन सुप्रीम कोर्ट, अ ब्रीफ ओरिएंटेशन। अगली क्लास में हम आपसे भेंट करेंगे एक नए बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।